तो अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक, अगला पॉइंट है प्रोमोटिंग एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजीज। तो अब हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं और मेंटल इलनेस को होने से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम मेंटल इलनेस को होने से रोक सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज के बारे में अब हम जानेंगे। तो आप ये जो इमेज दिए हुए हैं यहाँ पे, इसे भी थोड़ा देखिए और समझिए ये इमेज के थ्रू गुड मेंटल हेल्थ क्या होता है, कैसे होता है। इमेज के थ्रू हमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। चलिए फिर ये देखते हैं पॉइंट हम। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज वन ऑफ द एम्स एंड आउटकम्स ऑफ अ ब्रॉडर मेंटल हेल्थ प्रमोशन स्ट्रैटेजी। तो मेंटल हेल्थ प्रमोशन स्ट्रैटेजी का ये मुख्यतः ये एम है कि मेंटल डिसऑर्डर को होने से रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, ये इसका मेन एम है। ठीक है, अब है इन द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन जब हम पढ़ते हैं मेंटल इलनेस का, तो हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं इसको, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टेरिशरी प्रिवेंशन। तो चलिए फिर एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन सीक्स टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप कोपिंग एबिलिटीज। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में मेन फोकस जो है हमारा हेल्दी पर्सन्स पे होता है, हेल्दी पर्सन्स पे होता है ताकि उन लोगों में हम मेंटल डिसऑर्डर को होने से पहले ही उसे रोक सकें। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे कर सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स को सामना करने की जो क्षमताएं हैं, जो स्ट्रेंथनिंग जो कैपेसिटी है, उनको हम बढ़ा सकें, है ना। और उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को हम स्ट्रेंथनिंग करें, उसके ओवरऑल बिहेवियर को स्ट्रेंथन करें, ताकि अगर कोई लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है तो वो उसका सामना कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल, parenting programs that impart the skills needed to manage behavioral problems in children and teach parents how to help children, है ना, deal with academic stresses are also examples of primary prevention। तो इसमें स्कूल बेसिस पे हम एक ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें पेरेंट्स को ये हम समझाते हैं, ये बताते हैं कि बच्चों के बिहेवियर को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। और उसके जो एकेडमिक स्ट्रेसेस है, मतलब कि अगर किसी कारण से मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे हैं, मार्क्स कम हो जा रहे हैं, तो बच्चे स्ट्रेस में ना जाए, बहुत ज़्यादा दुखी ना हो जाए, इसको मैनेज करने के लिए पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है, पेरेंट्स को बताया जाता है। ठीक है, और ये भी एक एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जो आता है। अगला है पब्लिक मेजर्स सच एज हाउस प्रोजेक्ट्स टू इरेडिकेट स्लम्स and social legislative to provide equal educational and job opportunities for the underprivileged are a part of primary prevention measures। तो पब्लिक मेजर्स जैसे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट का हम लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट करते हैं ताकि हम झुग्गी झोपड़ी जो है, स्लम्स जो है, उनको इरेडिकेट कर सके और ऐसे लोगों को हाउस प्रोवाइड कर सके, अच्छा रहन सहन प्रोवाइड कर सके, इक्वल एजुकेशन और इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिले, है ना। अंडर प्रिविलेज लोगों को अच्छी एजुकेशन और अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और ये भी एक प्राइमरी प्रिवेंशन का ही एक मुख्य मेजर्स है। अगला है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन टारगेट्स पीपल शोइंग अर्ली सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ डिसरप्शन बट रीगेन pre-morbid level of functioning through aggressive treatment। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हम ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिसमें मेंटल इलनेस के अर्ली साइंस शो हो रहे होते हैं, या ऐसे पर्सन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हम ऐसे लोगों में करते हैं जो जिनमें मेंटल इलनेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, रिस्क फैक्टर के ज़्यादा नज़दीक है वो, और उनमें मेंटल हेल्थ इलनेस आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, और अर्ली डायग्नोज करके हम उन्हें ट्रीट करते हैं ताकि वो पहले के क्षमता के जैसे वो अपने सारे कामों को कर सके, पहले के क्षमता के साथ वो कर सके। जैसे कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ऐसे लोगों के लिए हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो मेंटल हेल्थ के जो साइन एंड सिम्टम्स है उनको पहचाना जा सके। जो हाई रिस्क में लोग हैं ऐसे लोगों को हम ज़्यादातर करते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक और मेंटली इल पेरेंट्स। तो ऐसे बच्चे जिनका स्कूल किसी कारण से बीच में ही छूट गया हो, है ना, बीच में ही छूट गया हो, और ऐसे बच्चे जिसके पेरेंट्स मेंटली इल हो या फिर अल्कोहलिक हो, तो ऐसे बच्चों को मेंटल इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर हुआ है। तो अब ऐसे बच्चों पे हम काम करेंगे कि उसे मेंटल इलनेस ना हो। अगला है अनफेवरेबल फैक्टर सच एज पीयर रिजेक्शन, वर्क स्ट्रेस, प्रोवाइडिंग केयर टू क्रॉनिकली इल etc also increases the risk of mental illness। तो अनफेवरेबल फैक्टर जैसे कि किसी ग्रुप में जो है किसी इंसान को, किसी इंडिविजुअल को बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर देना, रिजेक्शन, उसको इन्वॉल्व ना करना ग्रुप में, या फिर वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो किसी क्रॉनिकली इल जो पेशेंट है उसकी देखभाल कर रहा हो, तो ऐसे लोगों में मेंटल इलनेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्क्रीनिंग करनी है, और अगर उनमें अर्ली साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं मेंटल इलनेस के, तो हमें उन्हें ट्रीट करना है ताकि वो जो है वो एडवांस लेवल तक ना पहुंचे और जल्दी से जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल सके। लास्ट है हमारा टेरिशरी प्रिवेंशन। Tertiary prevention targets those with mental illness and helps to reduce the severity, discomfort and disability associated with it। तो tertiary prevention ऐसे लोगों को पर टारगेट करते हैं हम tertiary prevention में जो ऑलरेडी mentally ill हो, जो ऑलरेडी mental illness हो, mentally ill हो, और वो बहुत एडवांस स्टेज पे हो। तो ऐसे लोगों में हम क्या करते हैं, उनके सिवियरिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, डिस्कम्फर्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, और डिसेबिलिटी, फर्दर डिसेबिलिटी को होने से रोकते हैं। दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट द मेंटली इल इंडिविजुअल विल रिटर्न टू हिज होम और वर्क एज सुन एज पॉसिबल। तो ऐसे लोग में जो भी कैपेसिटी उनमें है उनको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो वापस से अपना काम कर सके। और क्या है, द एम्फेसिस इज ऑन ब्रीफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप केयर। ऐसे लोग कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकते हैं, और जब हॉस्पिटलाइज्ड होकर वो ठीक होके जाते हैं तो उन्हें फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। रेगुलर बेसिस पे वो चेकअप्स कराना होता है उसे, ताकि वो जो है इसके थ्रू पता चल सके कि अब उनकी कंडीशन सही है। अगर आपको आज की मेरी क्लास वैल्यूएबल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।